बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने जनरल बाजवा की बहुत ज्यादा बुराइयां वगैरह की हैं और जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जनरल बाजवा का टेन्योर कितना नाकाम रहा, जनरल बाजवा ने ये किया, उसमें उसने कितनी खामियां की और उसको मैंने कंपैरिजन करने की कोशिश की है जनरल राहिल शरीफ के साथ कि जनरल राहिल शरीफ का दौर कितना अच्छा था, ये सब कुछ हुआ। लेकिन एक्चुअली में इतना कुछ बुरा भी हुआ तो क्या पाकिस्तान ने तरक्की की या पाकिस्तान वही का वही रह गया? ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियोलॉग में डिस्कस करने वाले। अगर आप एक तरह से देखें कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी नहीं बढ़ी, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हुई, पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी डिसफंक्शनल हुई, पाकिस्तान का मीडिया एक्सपोज हो गया, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और वो ह्यूमन राइट्स वाली ऑर्गेनाइजेशन जो खामखा की मेंबती माफिया हुआ करती थी वो सारी की सारी एक्सपोज हो गई। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई। पाकिस्तान के अंदर जितने भी रिलीजियस स्कॉलर थे उनकी खामोशी भी बताती है कि उनके अंदर भी कितनी मुनाफिकत है। वैसे तो ये लोग हमें कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं कि करबला के मामले में इमाम हुसैन डट गए थे, उन्होंने जान की परवाह नहीं की थी, लेकिन जब जनरल बाजवा जैसे मुनाफिक के सामने डटने का वक्त आया तो ये सब के सब मुल्ला चुप हो गए और माशाल्लाह से किसी भी मुल्ले के मुंह से चूं चूं नहीं हुई, सारे के सारे मुल्ले चुप हो गए। इमरान खान का टाइम था तो हर मुल्ला मिंबर पर खड़े होकर बड़ी बड़ी तकरीरें करता था हुकूमती सियासी मामलात के ऊपर, हुकूमती मामलात के ऊपर। जो बात बिल्कुल दुरुस्त है उनको करनी भी चाहिए, बात बिल्कुल करनी चाहिए। हर शख्स को पाकिस्तान में बोलने की इजाजत होनी चाहिए, अपनी राय रखने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन जब डिक्टेटरों का दौर आता है तब चुप नहीं रहना चाहिए, तब भी खुलकर बोलना चाहिए और बड़ी डंके की चोट के ऊपर बोलना चाहिए ताकि डिक्टेटरों को भी पता चले कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है और यहाँ की आवाम इतनी जल्दी दबने वाली नहीं है। अगर लोग खामोश हो गए तो ये डिक्टेटर समझेंगे कि लोग मुझसे डरते हैं और ये दब जाएंगे, फिर ये कभी नहीं बोलेंगे और फिर दोबारा कोई और डिक्टेटर आएगा, फिर इस डिक्टेटर को हटाकर एक और डिक्टेटर आ जाएगा। मिस्र के अंदर क्या होता रहा है? मिस्र के अंदर यही तो होता रहा है। मिस्र के अंदर एक डिक्टेटर हटाकर दूसरा डिक्टेटर आ रहा है। जमाल नासिर से लेकर अब तक जनरल सिसी तक सारे के सारे डिक्टेटर तो आए हैं और कौन आया है? और बेचारा मुर्सी आया था, 2 साल भी उसकी गवर्नमेंट नहीं चलने दी। ये डिक्टेटरों की आदत होती है कि लोगों को दबाकर हुकूमत करना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी सारी खामियां होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर कुछ बहुत अच्छा भी हुआ है। इस पूरे के पूरे दौर के अंदर ऑपरेशन रिजीम चेंज के बाद बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं। 70 साल तारीख में हम ये साबित नहीं कर सके थे कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, मार्शल गवर्नमेंट अच्छी है या जमहूरी गवर्नमेंट अच्छी है। लेकिन आज हमारे पास उस सवाल का जवाब है कि सियासत किसको करनी चाहिए और कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है। हम ये साबित नहीं कर पाए थे 70 सालों के अंदर कि फौजियों के अंदर करप्शन होती है या नहीं होती है, लेकिन हमने इन 6 महीनों के अंदर इस सवाल का भी जवाब ढूंढ लिया कि फौज के अंदर करप्शन होती है। हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि पाकिस्तान का डायरेक्शन कहां पर खामी है, पाकिस्तान को किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन इन 6 महीनों के अंदर हम ये समझ गए कि पाकिस्तान को किस तरफ एक्चुअली में जाना चाहिए। 70 सालों में हम ये नहीं समझ सके थे कि पाकिस्तान की मुईशत क्यों तबाह होती है, लेकिन इन पिछले 6 महीनों में हमें इस बात का भी जवाब मिल चुका है। हम 70 सालों में ये नहीं समझ सके कि पाकिस्तान के ऊपर जरदारी, नवाज शरीफ ये करप्ट टोला क्यों मुसलत रहा है, तो हमें ये भी सवाल का जवाब मिल गया इन 6 महीनों के अंदर। हमें ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान की करप्शन क्यों नहीं खत्म हो रही। 70 साल लगे रहे लेकिन फिर भी हम करप्शन खत्म नहीं कर सके, लेकिन इन 6 महीनों में हमें यह पता चला है कि किसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर से करप्शन खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली थोड़ा पीछे गया हो, लेकिन पाकिस्तान इंटेलेक्चुअली, पाकिस्तान जहनी तौर के ऊपर बहुत ज्यादा आगे गया है। पाकिस्तान की जहन, पाकिस्तान की आवाम के जहन, पाकिस्तान के फार्मर के जहन, पाकिस्तान के गांव के लोगों के जहन, हर शहर, हर मोहल्ले, हर गली गली के बंदे को अब पता है कि पाकिस्तान के एग्जैक्टली मामला क्या है और उनका हल ढूंढने के हवाले से वो सोच रहा है। और उनके हल के हवाले से भी मेजोरिटी में एक एग्रीमेंट पाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए, एक फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, उसके बाद जो गवर्नमेंट आए वही इस मुल्क को चलाए। ना जुडिशरी से पाकिस्तान की आवाम की उम्मीदें हैं अब, ना पाकिस्तान की फौज से आवाम की उम्मीदें। अब अगर पाकिस्तान की आवाम की उम्मीदें हैं तो पाकिस्तान की सियासी क़यादत, जो कि एक ऑप्शन इमरान खान की सूरत में मौजूद है, उससे है। ये वो चीज है जो हम 70 सालों की तारीख में कभी भी हासिल नहीं कर पाए थे, जो हमने इन 6 महीनों के अंदर हासिल किया है। हमने वो सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं जो हमें 70 सालों में नहीं मिले। आज हमें पता है कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे, फौज से हमारी मोहब्बत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, हम फौज की कितनी ही इज्जत क्यों ना करते हो, लेकिन फौज को कभी भी हुकूमत में नहीं आना चाहिए। इस सवाल का जवाब हमें मिल चुका है और आइंदा की जनरेशन को भी पता चल चुका है कि फौज का हुकूमत से कोई काम नहीं होना चाहिए और आने वाले हुकूमत खुद ब खुद इस फौज को हुकूमत से दूर करती जाएगी। एक और सवाल का जवाब हमें मिल गया। ये जो मीडिया खुद को कहता था कि हम 4th पिलर ऑफ स्टेट हैं, हम बड़े मजबूत हैं, ये मीडिया कहता था हम किसी से नहीं डरते, हम आजादी या राय की बात करते हैं, हम खुलकर बात करेंगे। हमें उस मीडिया के अंदर भी मुनाफिकत दिख गई कि कुछ लोग दब गए, चुप हो गए और वो बात ना की जो रियासत को पसंद ना आए, वो बात ना की जो जनरल बाजवा को पसंद ना आए, बल्कि खामोश हो गए। और कुछ लोग मीडिया के अंदर से वो सामने आ गए जो डट कर खड़े रहे और जिन्होंने डंके की चोट के ऊपर बात की, जिन्होंने वो बात की जो रियासत
सियासत को हजम ना हो, जिन्होंने वो बात की जो डिक्टेटरों से हजम ना हो। और आज की तारीख में हमें पता चला कि कौन सी ऐसे मीडिया के लोग हैं जो डिक्टेटरों के सामने खड़े रह सकते हैं, जो डिक्टेटरों के सामने डट सकते हैं, और कौन से वो सहाफी हैं जो जमहूरी दौर में मुंह फाड़कर घूमते फिरते थे और कहते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब मार्शल लॉ आई तो बिल में छुप गए और कभी कुछ नहीं बोला और खामोशी से डिक्टेटरों की वाह वाह करने लगे। सो ये वो लोग हैं जो मुनाफिक हैं और जिनको जानना बहुत जरूरी था, लेकिन हमें आज इस जनरेशन को ये सब पता चल चुका है। उसके बाद आते हैं हमारी अदालतों के ऊपर। हमारी अदालतों के हवाले से सोचा जाता था बड़ी मजबूत अदालतें हैं, बड़ी ताकतवर अदालतें हैं, जो चाहे वो कर सकती हैं, किसी को भी हटा सकती हैं, वजीर आजम को तो यूं हटा सकती हैं। लेकिन हमें यह भी पता चल गया कि इन अदालतों की असल हैसियत क्या है, इन अदालतों में कितना दमखम है और इन अदालतों को कौन कंट्रोल करता रहा है, और क्यों पाकिस्तान की 70 साल तारीख के अंदर ये अदालतें क्यों अपने पांव के ऊपर खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये आज भी डिक्टेटरों के इशारों के ऊपर इधर से उधर होती रहती हैं। ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान की आवाम को नहीं मालूम था, ये वो चीजें हैं जो इस जनरेशन को नहीं मालूम थी, लेकिन इन 6 महीनों के अंदर हमने ये सारी की सारी चीजें खुद ब खुद देख ली हैं। पहले हम समझा करते थे कि हमारे सिपाही बॉर्डर पर शहीद होते हैं तो हमारे जनरलों को बड़ा दुख होता होगा, हमारे जनरलों को बड़ी तकलीफ होती होगी, लेकिन आज हमें पता चलता है कि जब हमारे सिपाही बॉर्डर पर शहीद होते हैं तो ये जनरल उनका सियासी इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं, ये जनरल उनके बारे में नहीं सोचते, ये जनरल उनके फैमिलीज के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ये सोचते हैं कि इसका सियासी फायदा कैसे लिया जाए, इसके बारे में DGISPR किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सो ये वो चीजें हैं जो हम पहले क्वेश्चन नहीं किया करते थे, लेकिन अब हम सवाल पूछते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइम के अंदर सिर्फ शहरी लोग जो शहरों के अंदर रहते हैं वो सवाल नहीं पूछ रहे, बल्कि गांव में भी यही सवाल पूछे जा रहे हैं, बल्कि दूर दराज के इलाकों में जहां पर इंटरनेट सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है वहां पर भी यही सवाल पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है और अपनी फौज से पूछा जा रहा है। हमारे अंदर गुरूर हुआ करता था ISI को लेकर कि ISI हमारी दिफा करेगी, ISI के अंदर ये चीजें हैं, ISI वो करेगी, लेकिन आज इन 6 महीनों में हमें पता चला है कि ISI के अंदर कुछ भी नहीं है। ISI सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट की एक्सपर्ट है, एक्सटर्नल थ्रेट्स को काउंटर करना ISI के बस की बात नहीं है। आज हमें पता चला है कि ISI की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कितनी लो है। आज हमें पता चला है कि स्टेट के अंदर रोग ऑर्गेनाइजेशन का नाम ISI। इन 6 महीनों के अंदर कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं मिलेगा जो इस बात से एग्री ना करता हो। हर पाकिस्तानी मुत्तफिक हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम तर मसालों की जड़ GHQ के अंदर है। GHQ की ताकत है, जिन जनरलों ने कभी भी सिविलियन और सियासी गवर्नमेंटों को मुस्तहकम नहीं होने दिया। इसी तरह से हम सोचते थे कि 70 साल हो गए, इस मुल्क से करप्शन क्यों नहीं सफा हो सकी, इस मुल्क से करप्शन का क्यों नहीं खात्मा हो सका, रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं आ सका पाकिस्तान के अंदर। आज हमें पता चला है कि करप्शन के तमाम सरदारों को प्रोटेक्शन दी हुई है GHQ ने। GHQ तमाम करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोटेक्शन देता है, GHQ तमाम करप्ट लीडरशिप को बचाता है। GHQ ही असल में तमाम करप्ट लीडरशिप के ऊपर अपना हाथ रखे हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकी। नेब जैसे इदारे, एंटी करप्शन जैसे इदारे, FIA जैसे इदारे, ऑडिटर जनरल जैसे इदारे, पाकिस्तान की अदालतें, कोई भी उन करप्ट लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि GHQ हमेशा इस करप्शन के केसेस को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। ये वो सवाल थे जिनके जवाब हम 70 सालों में नहीं ढूंढ सके थे, लेकिन आज हमें इन सवालों के जवाब है। और जब आपको किसी सवाल के जवाब मिल जाएं तो आप उन जवाबों को इस्तेमाल करके आइंदा की पॉलिसी बना सकते हैं। आप मुस्तकबिल के हवाले से सोच सकते हैं कि हमने किस तरह से चलना है। जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आने वाले इमरान खान को सोचना होगा कि GHQ की क्या हैसियत होनी चाहिए पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर, पाकिस्तानी रियासती निजाम के अंदर। जैसे प्राइम मिनिस्टर को यह भी सोचना पड़ेगा कि ISI की क्या हैसियत होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह से यह भी सोचना पड़ेगा कि अदालत की क्या हैसियत होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह से यह भी सोचना पड़ेगा कि पार्लियामेंट की क्या हैसियत होनी चाहिए पाकिस्तानी सियासी ढांचे के अंदर। ये वो चीजें हैं जो हम पहले नहीं सोचा करते थे, लेकिन आज हम बार बार सोचते हैं, और वो भी जनरल बाजवा की नालायकियों की वजह से। थैंक यू वेरी मच।